जय हिंद साथियों, मैं नवीन कुमार सिंह सिविल डिफेंस एकेडमी में आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, आज हमको बात करनी है ग्रीन हाउस इफेक्ट। इसको कहते हैं हरित गृह प्रभाव। तो एक बार इसको लिख लेते हैं, हरित गृह प्रभाव। हरित गृह प्रभाव, ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है? ये साथियों, जो हरित गृह वर्ड आया है या ग्रीन हाउस वर्ड आया है, ये ग्रीन हाउस वर्ड कहाँ से आया है, पहले हमको ये समझना है। उसके बाद ग्रीन हाउस गैसेस क्या होती हैं, इसका इम्पैक्ट कैसे हमारे पूरे वर्ल्ड पे पड़ रहा है। साथियों, जैसे कि आप जानते हैं कि ये हमारी पृथ्वी है। इस पृथ्वी का ये पोलर रीजन है, ये भी पोलर रीजन है। ये ठंडे क्षेत्र हैं एक तरीके से। अब अगर ये ठंडे क्षेत्र हैं तो साथियों, चाहे पर्वतों की आप ऊंचाइयों पर चले जाइए, तो होता क्या है, वो जो बहुत ठंडे क्षेत्र होते हैं वहाँ वनस्पतियों को, पौधों को, बायोडाइवर्सिटी को इस्टेब्लिश करने के लिए हमें टेम्परेचर चाहिए। लेकिन साथियों, यहाँ टेम्परेचर होता नहीं है। तो वैज्ञानिकों का सुझाव रहा कि क्यों ना एक शीशे का कमरा बनाया जाए। कुछ इसमें ये केमिकली ग्लास हैं। ये जो ग्लास इसमें यूज किया गया है, केमिकल का यूज़ किया गया है। ये ऐसी ग्लास हैं जिसमें रेडिएशन, हालांकि कोई ग्लास अगर हो, आप शीशे का कमरा हो, यदि लाइट अंदर आ रही है तो लाइट अंदर तो आसानी से आ जाएगी, लेकिन जब जाने लगेगी तो लाइट वापस आसानी से जा नहीं पाएगी। तो यहाँ पर एक ग्लास हाउस का फॉर्मेशन किया गया। क्यों किया गया? ताकि जो रेडिएशन आ जाएं, वो आ तो बड़े आसानी से जाएंगे, क्योंकि साथियों जो रेडिएशन आएगा वो सीधे सोलर रेडिएशन आ रहा है। वो शॉर्ट वेव के फॉर्म में आएगा। शॉर्ट वेव जिसकी वेवलेंथ कम होती है लेकिन एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है। समझ रहे हैं? तो एनर्जी ज़्यादा होने के कारण वो तो आ गया, लेकिन साथियों जब ये टकरा कर वापस जाने की कोशिश करेगा तो ये जा नहीं पाएगा या बहुत कम मात्रा में जाएगा। इसलिए यहाँ पर बहुत सारा लाइट ट्रैप हो जाएगा और हमको बायोडाइवर्सिटी को इस्टेब्लिश करने के लिए, यानी कि प्लांट लगाने के लिए, सब्जियों को उगाने के लिए एक निश्चित तापमान मिल जाएगा और आसानी से हम वनस्पतियों और पौधों को यहाँ पर यूज कर सकते हैं, लगा सकते हैं। ये बात क्लियर है? तो एक तरीके से इस ग्लास में टेम्परेचर को मेंटेन किया जा सकता है। ये बात समझ में आया? इनको क्या बोला गया? ये तो ग्लास हाउस था साथियों। चूंकि इसके अंतर्गत ग्रीनरी, बायोडाइवर्सिटी को डेवलप किया गया, इसीलिए वर्ड यूज होता है ग्रीन हाउस। इसीलिए साथियों इसके लिए वर्ड यूज होता है ग्रीन हाउस। और जब ये वर्ड यूज होता है ग्रीन हाउस यानी कि हरित गृह, तो अब ये ग्रीन हाउस है। अब इसका यूज कैसे हमारी पृथ्वी पर है? साथियों होता क्या है, ये जो हमारी पृथ्वी है ना, यहाँ पर आप देख रहे हो ये पृथ्वी है और यहाँ से सोलर रेडिएशन आ रहा है। ये हमारी अर्थ है साथियों। अर्थ के चारों ओर कुछ जो हमने अनवॉलेंट्री गैसों को ट्रांसपोर्ट और इंडस्ट्री के माध्यम से एटमॉस्फेयर में छोड़ा है, ये क्या करती हैं, एक लेयर का फॉर्मेशन कर लेती हैं। और साथियों ये जो लेयर है ना, ये बिल्कुल ग्रीन हाउस की तरीके से काम करती है। क्यों? क्योंकि जो रेडिएशन आ गए वो रेडिएशन वापस फिर नहीं जा पाते हैं, या जाते हैं तो कम मात्रा में जाते हैं, क्योंकि इसका लेयर का एक फॉर्मेशन बन गया। समझ गए? ये लेयर का फॉर्मेशन बन गया है। अब ये जो रेडिएशन आ गए हैं, ये रेडिएशन जाते हैं तो कम मात्रा में जा पाते हैं, इसलिए ये जो रेडिएशन आया ये बार बार इस वायुमंडल में ट्रैप हो जाता है। साथियों कई बार आपने बड़े बुजुर्गों से सुना है गांव में कि भैया आज बदरी है इसलिए बड़ी उमस हो रही है। ये आप कई बार सुने होंगे, क्योंकि रेडिएशन आने को तो आ गए, लेकिन जब बादलों से टकराकर रात में वापस जाना चाहते हैं तो वो जा नहीं पाते हैं। वो बार बार यहाँ ट्रैप होकर टेम्परेचर को बढ़ा देते हैं साथियों। समझ रहे हैं कि नहीं? इसलिए यहाँ टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है और इसी को, चूँकि ये ग्रीन हाउस की तरह काम कर रहा है, इसलिए साथियों ये गैसें हैं बिल्कुल ग्रीन हाउस की तरीके से वर्क कर रही हैं, इसीलिए इनका नाम हो जाता है ग्रीन हाउस गैसेस। क्या नाम पड़ जाता है? ग्रीन हाउस गैसेस। ये ग्रीन हाउस गैसेस के कारण हमारी अर्थ का टेम्परेचर होना कितना चाहिए साथियों? 15 डिग्री सेल्सियस। लेकिन ये टेम्परेचर बहुत तेज़ी से इंक्रीज करता है, बहुत तेज़ी से बढ़ता है साथियों। इसीलिए इसे ग्रीन हाउस इफेक्ट का नाम दिया जाता है, इसे हरित गृह प्रभाव का नाम दिया जाता है।
साथियों ग्रीन हाउस इफेक्ट का होना अच्छी बात है, लेकिन वो टेम्परेचर 15 डिग्री सेल्सियस ही बना रहे, क्योंकि अगर ग्रीन हाउस गैसें खत्म हो जाएंगी तो साथियों हमारी पृथ्वी पर शीत युग आ जाएगा, यानी कि इसे हम आइस एज कह देंगे। पृथ्वी का तापमान साथियों -18 से -20 पहुंच जाएगा, जो कि बायोडाइवर्सिटी को सस्टेन कर ही नहीं सकता। तो हमें सारी ग्रीन हाउस गैसों को हटाना नहीं है, लेकिन अनवॉलेंट्री ग्रीन हाउस गैसों को हटाना है। इसको हम ग्रीन हाउस इफेक्ट का नाम देते हैं। अब साथियों आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, बताइए सबसे बड़ी ग्रीन हाउस गैस कौन सी है? तो साथियों जिसमें एटम्स ज़्यादा हों, मोनो एटॉमिक गैस कभी ग्रीन हाउस इफेक्ट कॉज नहीं करेगी, पॉली एटॉमिक गैसें ही ग्रीन हाउस इफेक्ट को कॉज करेंगी। ये बात समझ में आया? अब कौन कौन सी? साथियों जैसे CO2 है, ठीक है, CH4 है, ठीक है, N2O है, N2O और CFC है। ये नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सभी की सभी गैसें, कार्बन क्लोरोफ्लोरोकार्बन, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड, ये सभी की सभी ग्रीन हाउस गैसें हैं साथियों। ये मैंने घटते हुए क्रम में लिखा है, यानी कि सबसे ज़्यादा CO2, फिर CH4, फिर N2O, फिर CFC। साथियों CFC आप जरूर देख रहे हैं, इसमें 3 एटम, वैसे होता ये है, ये CFCl3 होती है, समझ गए कि नहीं? ये CFCl3 होती है। और इस तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड CFC। साथियों ये जो नाइट्रस ऑक्साइड है ये लॉफिंग गैस है, समझ रहे हैं? ये लॉफिंग गैस है, समझ रहे हैं? एनेस्थीसिया में डॉक्टर इसका यूज करते हैं। मीथेन बहुत जगहों से निकल के आती है, जैसे गोबर गैस से, ठीक है, काउडंग गैस के रूप में इसका यूज किया जाता है। साथियों दलदली भूमियों से ये निकलती हैं, ये धान के खेत पैडी फील्ड से निकलती हैं। और आप ये भी कह सकते हो कि ये जो मीथेन गैस हैं ये टर्माइट से भी निकलती हैं। तो इस तरीके की ग्रीन हाउस गैसें हैं। साथियों अगर ये ग्रीन हाउस गैसें बहुत ज़्यादा हो जाएं तो एक गैस वायुमंडल में बहुत तेज़ी से बढ़ जाती है, उसको कहते हैं वाटर वेपर। असल में ये सबसे बड़ी ग्रीन हाउस गैस है नहीं, इन गैसों के इम्पैक्ट से ये बढ़ी है, समझ रहे हैं? इसलिए सबसे बड़ी ग्रीन हाउस गैस CO2 को माना जाता है। लेकिन यदि ऑप्शन में H2O है, वाटर वेपर है, तो उसको ही टिक करना पड़ेगा। ये बात समझ में आया? अब इसके बहुत सारे उपाय हैं, जैसे कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन को लगाना, कार्बन सिंक को लगाना। अब आप सोच रहे हैं कार्बन सिंक क्या है, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन क्या है? साथियों पेड़ पौधों को लगाना, समझ रहे हैं? ये क्या करते हैं? फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस की मदद से क्या करेंगे? CO2 को लेंगे और उसको कन्वर्ट कर देंगे C6H12O6, क्योंकि फोटोसिंथेसिस प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया से ही होता है। मतलब प्रकाश संश्लेषण के द्वारा CO2 को भोजन में कन्वर्ट किया जाता है, समझ गए? दूसरा, या तो CO2 को एब्जॉर्बर लगाइए, CO2 को सीधे कन्वर्ट करें, कार्बन में कन्वर्ट करें, कार्बन को सीधे कोयले में कन्वर्ट कर दें, या तो तरीका ये है, समझ रहे हैं कि नहीं? तो ये एक तरीके से किया गया है। हाँ, COP26 हुआ था, जिसमें 2070 तक भारत को कार्बन न्यूट्रल बनाने के लिए कोशिश की जा रही थी। कार्बन न्यूट्रल का मतलब क्या होता है? कार्बन न्यूट्रल का मतलब ऐसा नहीं होता है कि कार्बन हम पैदा नहीं करेंगे। कार्बन न्यूट्रल का मतलब होता है जितना कार्बन हम प्रयोग में लाएंगे, एटमॉस्फेयर में जितना कार्बन हम इमिट करेंगे, उतना कार्बन का हम कहीं ना कहीं यूज कर लेंगे, उस कार्बन को हम एब्जॉर्व कर लेंगे। ये बात समझ में आया? तो ग्रीन हाउस इफेक्ट आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा कि भाई हमारी पृथ्वी का ऑन एवरेज टेम्परेचर कितना होना चाहिए? 15 डिग्री सेल्सियस। साथियों ग्रीन हाउस इफेक्ट के कारण हमारी पृथ्वी का जो तापमान है वो बहुत तेज़ी से इंक्रीज कर रहा है। इसका इम्पैक्ट क्या होगा? साथियों ग्लेशियल पिघलने लगेंगे, समझ रहे हैं? ग्लेशियल पिघलने लगेंगे, और ग्लेशियल पिघलने लगेंगे तो समुद्र का जलस्तर बढ़ने लगेगा, और समुद्र का यदि जलस्तर बढ़ने लगेगा तो बहुत सारे आइलैंड डूब जाएंगे। तो उम्मीद है साथियों बहुत अच्छे से आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।